मॉर्निंग अर्शिता। गुड मॉर्निंग मैम। पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ मैम, चल रही है थोड़ी। हाँ, वरना सीपीसी नंबर गिरा भी सकता है और नंबर ले भी सकता है। तो इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे ना तो बहुत इजी है और ऐसा लगेगा कि बोरिंग। हाँ मैम, ऐसे स्टोरी वाइज पढ़ेंगे तो इजी है, ये तो लगा मुझे तो। हाँ, और ऐसा सोचेंगे कि बोरिंग है तो फिर काम नहीं देगी बात, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें। पर इंटरेस्ट के बस मैम। वो जो हमने रोड मैप देखा था, रोड मैप हाँ हाँ अगर चलेंगे कि हाँ पहले पेंट फाइल कर दिया, अब समन भेज रहे हैं, इसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट होगा, फिर एविडेंस पे चलेगा, तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो फिर बोरिंग नहीं लगेगा, फिर इंटरेस्ट जगेगा कि अच्छा अब समन हो गया, अब डिपेंडेंट आएगा, फिर वो कैसे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। ऐसे स्टोरी के फॉर्म में देखेंगे ना तो मजा आएगा। मैम, ऐसे सबको समझ में आ रहा है, सीपीसी सबसे बात हुई थी तो, लेकिन मैम जो ऑर्डर नंबर वगैरह है ना वो याद नहीं हो पा रहे हैं। वो धीरे से होंगे, वो है ना, आप लोग ऑनलाइन चार्ट मंगा सकते हो, सीपीसी के ऑनलाइन चार्ट मिलते हैं, तो से सारे मेजर लॉस के मिलते हैं, तो अच्छा। मेजर लॉ के चार्ट अपने रूम में चिपका दो, तो उससे क्या होगा, आते जाते उसको देखते रहेंगे। अभी जैसे रिप्रेजेंटेटिव सूट हमने पढ़ा था, है ना, अभी वो था ऑर्डर 1 रूल 8 में, तो उसको हमने एक बार तो पढ़ लिया, फिर 2-3 बार उसको इधर उधर से लिंक कर लिया, तो ऐसा क्या होता है, एक ही सेक्शन 3-4 बार 5 बार आते ही जाएगा तो ऑटोमेटिक याद होते जाएगा। जब ऑर्डर 1 एग्जाम में ऑर्डर नंबर भी लिखना होगा फिर? हाँ, ऑर्डर वो मैटर करता है ना, ऑर्डर तो लिखना, ऑर्डर नंबर तो लिखना पड़ेगा। इतनी कोई बड़ी चीज है नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी, अभी एकदम शुरुआत है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, इतनी कोई बड़ी चीज है नहीं वो। तो बार बार रिवाइज करते रहेंगे ना तो हो जाएगा। वही बता रही हूँ ना, जैसे रिप्रेजेंटेटिव शूट जो था ऑर्डर 1 रूल 8 में था, अभी उसको 4-5 बार डील कर लिया है, तो इसलिए वो याद हो गया है। फिर जैसे वो ओमिशन और लोप वाला था कि कोई अपना क्लेम रिलीफ जो है वो लोप कर सकता है, ओमिशन उसका कर सकता है, तो वो था ऑर्डर 2 रूल 2। तो ऐसी चीजें, फिर ट्रांसफर वाली चीजें देखी थी हमने, 24, 25, 26 में ट्रांसफर होता है, 24, 25, 26 में ट्रांसफर होता है, तो बार बार करते रहेंगे एक ही चीज। इसमें फायदा आप बोल रहे हो ना, याद नहीं होता, तो उसके लिए यही है कि चीजों को जब लिंक करके पढ़ते हैं ना तो याद हो जाता है। अभी एक बार पढ़ लिया हमने ऑर्डर 1 रूल 8, जैसे रिप्रेजेंटेटिव सूट है, उसको एक बार पढ़ लिया और निकल लिए, तो फिर डबल तो उसकी बारी आएगी नहीं, तो हमको याद नहीं हो पाएगा। बट अगर उसको हम लिंक करेंगे किसी दूसरे सेक्शन से, जैसे अभी कर रहे थे ऑर्डर 6 में हमने लिंक किया था उसको, तो फिर ऐसे लिंक करते हुए वापस उसी सेक्शन पे जाएंगे तो फिर फायदा मिलेगा हमको, फिर ऐसा कि हाँ ये पढ़ा था और अभी फिर से इसी जगह पर फिर से आए हैं, तो फिर चीजें याद रहेंगी, इसलिए लिंक। हाँ, इसीलिए बोलते कि लिंक करके पढ़ना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम डील करने वाले हैं ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर 8। उससे पहले ऑर्डर 6 का थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। ऑर्डर 6 बात करता है प्लीडिंग की। प्लीडिंग जनरली मतलब जो प्लीडिंग को लेके साधारण नियम है, जनरली मतलब साधारण, तो प्लीडिंग को लेके जो साधारण नियम है उनके बारे में हम देख रहे हैं। प्लीडिंग होता क्या है, इंक्लूड कर दे अगर प्रिंट प्लस रिटर्न स्टेटमेंट इज इक्वल टू प्लीडिंग। वाद पत्र प्लस जवाब दावा बराबर अभिवचन। अभिवचन में दोनों चीजें आ जाती है, इसीलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑर्डर 7 प्लस ऑर्डर 8 इज इक्वल टू ऑर्डर 6। तो ये बात करता है हमारा ऑर्डर 6 प्लीडिंग के बारे में। प्लीडिंग का सेक्शन रूल 2 देखें तो रूल 2 में हमने देखा था कि इसमें हमें इंक्लूड करना है प्लीड सेल कंटेन, मतलब प्लीडिंग में क्या क्या कंटेन होगा, तो सिर्फ और सिर्फ कंटेन एंड कंटेन ओनली लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मटेरियल फैक्ट का कंसाइज फॉर्म, मतलब समरी कैसे होती है एक स्टोरी की समरी, उस तरीके से मटेरियल फैक्ट उसमें डाले जाएंगे प्लीडिंग में, मतलब प्लेंट में, ना कि बट नॉट द एविडेंस, ना कि एविडेंस डाले जाएंगे। जैसे कोई एविडेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन या ट्रायल के टाइम पे जिनको लाना चाहिए उनको पहले ही हम लेकर नहीं आ जाएंगे, तो प्लीडिंग में सबसे पहले आएंगे मटेरियल फैक्ट।
देन फॉर्म ऑफ प्लीडिंग में बात करता है कि इसका प्लीडिंग का जो है वो फॉर्मेट कैसा होगा, फॉर्म कैसा होगा। तो ये दे रखा है हमको अपेंडिक्स ए में, लास्ट में है अपेंडिक्स ए, उसमें सारे फॉर्मेट्स दे रखे हैं। तो वहां जो प्लीडिंग का फॉर्मेट है, प्लेंट का फॉर्मेट है, उसी तरीके से हमें हमारा प्लेंट जो है फाइल करना है। देन है पर्टिकुलर टू बी गिवन व्हेन नेसेसरी, ये बात करता था कि जो अगर हमारा मैटर है उसमें प्रॉपर हमें समझ में आ रहा है कि वो मैटर कैसा है, या तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन का है या फ्रॉड का है, किसी ने हमारे साथ फ्रॉड किया, किसी ने हमारा जो ट्रस्ट है, न्यास भंग जिसको कहते हैं, इक्विटी ऑफ ट्रस्ट वाला एक सब्जेक्ट है उसमें पढ़ते हैं इसको। तो किसी ने हमारा ट्रस्ट जो है न्यास या कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका ब्रीच किया, किसी ने हमारे साथ डिफॉल्ट किया, विलफुल डिफॉल्ट किया, जानबूझ के हमारे साथ गलत किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, हमारा फायदा उठाया। अगर ऐसा कोई मैटर है जहां क्लियर है कि किसी ने हमारा फायदा उठाया है, हमारे साथ डिफॉल्ट किया है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है या फ्रॉड किया है, तो ऐसी बातों को ये पर्टिकुलर्स में आती है। तो इन बातों को हम क्या करेंगे, हमारे प्लीडिंग में स्टेटेड इन द प्लीडिंग, मतलब इस प्लीडिंग में हम उनको इंक्लूड करेंगे। देन है कंडीशन प्रेसिडेंट, कि अगर हमारा जो मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट जो केस है वो फाइल होने से पहले अगर कोई ऐसी पूर्वभाव्य शर्त थी, जैसे तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें कार दूंगा, अगर ऐसी वाली कंडीशन है, अभी पैसे दे दिए और कार दी ही नहीं, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट के पूर्वभाव्य शर्त, मतलब उसके पहले की शर्त। तो ये भी उस चीज प्लीडिंग में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये बात करता है कंडीशन प्रेसिडेंट। डिपार्चर मतलब होता है फेरबदल। फेरबदल से मतलब है कि जब हम हमारा जो प्लेंट है वो फाइल कर रहे हैं या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं, तो नो प्लीडिंग सेल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, कि हम जो उसमें कुछ चीजें रह गई है, तो अगर चीजें रह गई है तो उनको हमें अमेंडमेंट के थ्रू, बाय वे ऑफ अमेंडमेंट के थ्रू ही हम उनको अमेंड कर सकते हैं, उनमें फेरबदल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ फैक्ट रह गए, जैसे कुछ एनी एलिगेशंस, कुछ जो फैक्ट है वो रह गए हैं तो मन किया तो बस उसने चेंज कर दिया, नहीं, वहां पे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और वहां पे जो वे ऑफ अमेंडमेंट दे रखा है ऑर्डर 6 रूल 17 में, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे संशोधन करेंगे। देन डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चीजें हमने स्किप करी थी, कोई जरूरी नहीं है। अभी है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में है कि कोई ऐसी बात है जो लॉ प्रिज्यूम करता है कि इसका रिलीफ हमें मिलना चाहिए, तो वो चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ए है और बी है, अभी बी को बी इलीगल कब्जा कर लेता है, इलीगल कब्जा रखता है ए के मकान पर। अभी ए जब केस फाइल कर रहा है तो वहां उसको ओनरशिप दी जानी चाहिए, क्योंकि लीगली कब्जा किसका है, लीगली कब्जा होना किसका चाहिए, ए का होना चाहिए। तो जो ये ओनरशिप दी जानी चाहिए, तो ये तो लॉ खुद प्रोवाइड करेगा, लॉ खुद हमारे फेवर में बात करेगा। तो ये बात होती है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में होता है दो तरीके से होता है। एक मे प्रिज्यूम, अपने एविडेंस पर में पढ़ के रखा होगा, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रिज्यूम। मतलब मे प्रिज्यूम में आएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, मतलब कोर्ट ऐसा अंदाजा लगा सकता है। और कंक्लूसिव जो प्रिज्यूम है उसमें हमें कोर्ट हमारे फेवर में बात करेगा ही करेगा, क्योंकि वो लॉ बोलता है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में है विधि की धारणा ये है कि अगर विधि कुछ हमें प्रोवाइड कर रही है, कुछ हमारा जो मैटर है, एनी प्लीडिंग एलिज एनी मैटर ऑफ फैक्ट विच द लॉ, हमारे पास ऐसे मैटर है, हमारे पास ऐसे फैक्ट है जो लॉ प्रिज्यूम करेगा कि हाँ उसका फेवर हमें मिलना ही चाहिए, तो वो चीजें जो है हमें उसमें हम नहीं भी डालेंगे प्लेंट में तो भी काम हो जाएगा। प्लीडिंग कैसा होना चाहिए, प्लीडिंग टू बी साइंड होना चाहिए, सारी चीजें जो है वो सिग्नेचर उस पर होनी चाहिए। एड्रेस की बात हुई थी कि एड्रेस जो है उसकी सर्विसिंग कैसे की जाएगी, उसका नोटिस कैसे दिया जाएगा। जब हम जो पार्टी है, पार्टी के थ्रू प्लीडिंग की जा रही है, प्लेंट फाइल किया जा रहा है, उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, साइन करेंगे उसी प्लेंट में, और साथ में ही हमारा जो एड्रेस है वो भी उसमें फिल करेंगे। और ये एड्रेस जो हम फिल कर रहे हैं प्लेंट के टाइम पे, अभी प्लेंट हमने फाइल किया
प्लेंट के टाइम पे अगर हमने एड्रेस जो है जो उसमें डाला है उसको ही हमारा जो है रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा। बट इन केस अगर हमें एड्रेस चेंज करना हो, हमें कहीं और जाके रहना हो, तो अभी हमारा इधर केस तो चल रहा है, अगर उसके रिगार्डिंग कुछ नोटिस होंगे तो वो हमें कैसे मिलेंगे? तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम चेंज करेंगे, कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे हमारा एड्रेस की चेंज होने की। और जो हमारा एड्रेस प्लेंट में दे रखा है वो कब तक वैलिड माना जाएगा? फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द फाइनल डिटर्मिनेशन। जब हमारा केस जो है वो डिस्पोज हो जाएगा, फाइनल डिटर्मिनेशन हो जाएगा, उसके बाद भी 2 साल तक हमारा जो एड्रेस है वो वैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जजमेंट आ जाता है उसके बाद मान लो कभी कोई पार्टी जो है वो अपील कर रही है, कभी हमें कैसे पता चलेगा? तो कोर्ट हमें नोटिस देगा, और अगर हमारा एड्रेस ही गलत है तो फिर हमारा नोटिस तो गलत एड्रेस पर चले जाएगा। जहां हम पहले रहते थे वो एड्रेस डाल के रखा है प्लेंट में तो वहां चले जाएगा। तो अगर हम चेंज कर रहे हैं एड्रेस तो ये भी एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करेंगे, क्योंकि वही हमारा एड्रेस जो है वो रजिस्टर्ड एड्रेस माना जाएगा। ये बात हुई थी। देन देखिए हम 15 जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑर्डर 6 में जो है वो सबसे पहले ऑर्डर 6 में 15 जो है 15, 16, 17, 18 ये जो रूल्स है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग में क्या आएगा कि हमें एवरी प्लीडिंग सेल बी वेरीफाइड, जो भी प्लीडिंग है, जो भी हमारा प्लेंट है ये वेरीफाई होना चाहिए। किसके द्वारा वेरीफाई होना चाहिए? या तो बाय द पार्टी और बाय वन ऑफ द पार्टी। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ मैम विजिबल है। जो भी चल रहा था सब कुछ सुनाई दे रहा था ना? यस मैम, यस मैम। मुझे किधर से करनी हो, सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं मैम, हम लोग रिप्लाई कर भी रहे थे पर शायद आपको आवाज नहीं जा रही थी। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग है ये बहुत ज्यादा। तो वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग में जो प्लेंट है उसको वेरीफाई कौन करेगा? वो करेगी बाय द पार्टी और बाय वन ऑफ द पार्टी। या तो जो पार्टी है, प्लेंटिफ है, वो इसको साइन करेगा, सिग्नेचर करेगा या वेरीफाई करेगा, या तो जो पार्टी है पार्टी में से कोई एक करेगा। जैसे हमने बात करी थी रिप्रेजेंटेटिव सूट की, उसमें एक से ज्यादा पर्सन रहते हैं, एक से ज्यादा पार्टी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में सारे लोग ना भी वेरीफाई करें तो उनमें से कोई एक, या तो बाय सम अदर पर्सन प्रूव्ड टू बी सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, कि ऐसा पर्सन जो इस केस के सारे फैक्ट समझता है तो वो भी इसे वेरीफाई कर सकता है। द पर्सन वेरीफाइंग सेल स्पेसिफाई, तो वो क्या करेगा? नंबर, पैराग्राफ, ये सारी चीजें भी प्लेंट में इंक्लूड करेगा, क्योंकि पैराग्राफ जो हम प्लेंट फाइल कर रहे हैं उसका जो फॉर्मेट है अपेंडिक्स ए में, उसमें 1 by 1 ऐसे पैराग्राफ वाइज हमें सारे हमारे जो फैक्ट है वो लिखने हैं। देन है वेरिफिकेशन सेल बी साइंड बाय अ पर्सन मेकिंग इट एंड सेल स्टेट द डेट। जो भी वेरिफिकेशन कर रहा है, जो भी पर्सन वेरिफिकेशन कर रहा है वो क्या करेगा? प्लेंट में साइन भी करेगा, और जब उस जो डेट है, डेट क्या दे रखी है कि उस तारीख को जिसको और उस स्थान का जहाँ हस्ताक्षरित किया गया था, जब प्लेंट हम बना रहे हैं, जब प्लेंट बन गया है उसके बाद जब साइन कर रहे हैं, तो जब साइन कर रहे हैं वो डेट भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। ये बात करता है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग का। देन है स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग। स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग क्या होता है? तो द कोर्ट में एट एनी स्टेज, कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पर, प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर जो है कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट हमारी जो प्लीडिंग है उसको स्ट्राइक कर सकता है। स्ट्राइक कर सकता है माने रोक सकता है। अभी रोकेंगे कैसे? स्ट्राइकिंग आउट, जब कोर्ट को ऐसा लगेगा कि हमारी जो प्लीडिंग है वो कैसी है, हमारा प्लेंट जो है वो कैसा है, अननेसेसरी है, स्कैंडलस है, फ्रिवोलस है और वेक्सेसियस है, मतलब फालतू का तंग करने वाला है, और इससे क्या होगा कि कोर्ट का जो फेयर ट्रायल है वो डिले होगा, कोर्ट का जो ट्रायल है उसका टाइम वेस्ट होगा, और इससे क्या हो रहा है? कोर्ट का एब्यूज, मतलब कोर्ट का टाइम डिले हो रहा है।
कोर्ट का भी न्याय की प्रक्रिया का क्या है, यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है, ऐसी कंडीशन अगर लगती है तो कोर्ट जो है वो किसी भी स्टेज पर हमारी प्लीडिंग जो है, हमारे जो अभिवचन है उसको रोक सकता है और उसको काट सकता है। ये बात होती है हमारी स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग की। देन है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बात करता है कि अगर हमने कोई प्लेंट फाइल किया है या हमारा कोई रिटन स्टेटमेंट है, उसमें हमको कुछ फेरबदल करना है, डिपार्चर वाली जो बात हुई थी, कुछ अमेंडमेंट करना है। डिपार्चर कहाँ था, रूल कौन सा था डिपार्चर का, रूल 7 था। रूल 7 में जो फेरबदल करना है हमें कुछ, तो वो कैसे करेंगे, रूल 17 के मैनर में करेंगे, मतलब अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के थ्रू ही करेंगे। तो द कोर्ट में एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पर, प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर पार्टी को अलाउ कर सकती है। इधर पार्टी टू अल्टर, या तो कुछ उसमें चेंजेस करना हो, अल्टर की कुछ गलत लिख दिया है तो उसको ठीक करना है तो अल्टर करने का परमिशन दे सकती है, या अमेंड की कुछ चीजें उसमें और डालनी है जो रह गई है, तो ऐसा कुछ अमेंड करना है या अल्टर करना है, तो कोर्ट जो है वो प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर पार्टी को अलाउ कर सकेगा कि वो इन सच मैनर ऑन सच टर्म इज मे बी एडजस्ट, कि वो जो भी चीजें उसमें इंक्लूड करना चाहता है वो इंक्लूड कर दे। एंड ऑल सच अमेंडमेंट्स शैल बी मेड एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी, कि जो उसको अमेंडमेंट करना है या अल्टर करना है, अल्टरेशन करना है, तो वो कैसे इफेक्टिव होने चाहिए, वो बातें कैसी होनी चाहिए जो कि रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी है उसको डिटरमाइन करे। मतलब हम जो भी उसमें अमेंड करना चाहते हैं वो कुछ बातें फ्रिवोलस या वेक्सिशियस टाइप की नहीं होनी चाहिए, वो बातें ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, अगर उन बातों को डाला जाता है तो हमारा जो मैटर है, रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी जो है, हमारा जो विवाद चल रहा है उसको डिटरमाइन करने में, मतलब उसको सपोर्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो ऐसे ही फैक्ट जो है वो अमेंडमेंट या अल्टरेशन के थ्रू हम उसमें डाल सकते हैं। रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी जो है, जो उसको सपोर्ट करे, ऐसी बातें ही हम उसमें डालेंगे। देन दे रखी है कि प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट, एप्लीकेशन जो है वो अमेंडमेंट की कब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, अगर आपका ट्रायल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ट्रायल स्टार्ट अगर हो चुका है तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो अमेंडमेंट की आप दे रहे हो उसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अनलेस का कल बताया था कि अनलेस आ जाता है तो उससे पहले की जो बातें हैं उनका कोई महत्व नहीं रह जाता, तब उसके बाद की जो लाइन है वो इफेक्टिव रहेगी। महत्व इनका जरूर है कि अगर ट्रायल स्टार्ट हो गया है तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, पर अनलेस बोल रहा है कि अगर आपके पास जो है वो क्या है, कंक्लूजन दैट इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, मतलब आपने सम्यक तत्परता बरती थी फिर भी क्या हुआ कि आप जो आपका ऑब्जेक्शन है या आपका जो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन है उसको रेज नहीं कर पाए। हो सकता है कि वो जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है उसमें आपकी कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है तो आप ये एप्लीकेशन नहीं फाइल कर पाए, तो कोर्ट अगर ऐसे कंक्लूजन पे आ जाता है कि हाँ सम्यक तत्परता बढ़ती गई थी फिर भी जो है कुड नॉट हैव रेज्ड द मैटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, की जो मैटर जो है ये अमेंडमेंट का जो मैटर है ये रेस्ट करना चाहिए था। कब करना चाहिए था, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के पहले करना चाहिए था, पर नहीं कर पाए। फिर भी कोर्ट परमिशन दे देगी, पर परमिशन तभी देगी जब आपके पास वैलिड रीजन है। देन 18 में है, अभी वैलिड रीजन है, आपको परमिशन मिल गई है अमेंडमेंट की, ऑर्डर मिल गया है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो, पर 18 बात करता है कि आपको ऑर्डर मिल गया है कि आप अमेंडमेंट कर दो, फिर भी आप अमेंड नहीं कर रहे हो। उसमें आपको टाइम दे रखा है कि जो ऑर्डर मिला है, ऑर्डर मिलने के 14 दिन के अंदर, विद इन 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, 14 दिन के अंदर आपने जो अमेंडमेंट का ऑर्डर मिला है उसके चलते हुए अगर अपने प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में अमेंडमेंट नहीं किया है तो फिर क्या होगा, shall not be permitted, मतलब इसके बाद आपको परमिशन नहीं मिलेगी कि आपका जो लिमिटेशन है उसको एक्सपायर किया जाए या उसको एक्सटेंड किया जाए। आपको 14 दिन मिल गए हैं तो इसके अंदर आपको अमेंड करना पड़ेगा, इसके बाद आपको परमिशन नहीं मिलेगी। ये बात करता है हमारा ऑर्डर 6 प्लीडिंग के बारे में।